तो जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है UPSC हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा वीडियो लेकर आया हूँ, वो भी पूरे नवंबर महीने का द हिंदू न्यूज़पेपर के महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे UPSC 2022 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो लोग तो डेली UPSC जो डेली हिंदू न्यूज़ को कवर नहीं करते होंगे तो उनके लिए भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट वीडियो होगा, क्योंकि मैं इस 1.5-2 घंटे के अंदर में पूरे महीने का मतलब 1 तारीख से 30 नवंबर तक के मैं पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्या है वो टॉपिक्स, चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले टॉपिक की। तो पहला टॉपिक है कि आप सभी को पता ही होगा, थोड़ा सा न्यूज़ में हिंट लगा ही होगा कि छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में कुछ माओइस्ट ने हमला किया था, जिसमें कुछ पुलिस वालों की और फौजियों की कुछ सैनिकों की जाने गई थी। तो चलिए हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो बात करते हैं सुकमा डिस्ट्रिक्ट की। तो यह 2012 में दंतेवाड़ा जिले से अलग हुआ था। ठीक है, और यह जिला अर्ध उष्णकटिबंधीय वन से आच्छादित है और जनजातीय समुदाय इसमें गोंड की प्रमुख भूमिका भी है। ठीक है, इस जिले से होकर बहने वाली प्रमुख नदी को बात कर लेते हैं, सबरी नदी। ठीक है, यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कुछ दशकों में यह क्षेत्र वामपंथी अतिवाद लेफ्ट विंग इंटरमिस्म गतिविधियों का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र को उबड़ खाबड़ और मुश्किल भौगोलिक स्थानों में LWE कार्यकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना दिया। अब बात करते हैं भारत में वामपंथी अतिवाद। वामपंथी अतिवादियों को विश्व ने अन्य देशों में माओवादी के रूप में और भारत में नक्सलवादियों के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं नक्सलवादी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, भारत में नक्सलवादी हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में नक्सलवाड़ी नामक गांव से स्टार्ट हुई। ठीक है, और इसलिए इस उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से। इसमें क्या हुआ कि जमींदार तो उसमें पे जमींदारी व्यवस्था चलती थी। ठीक है, तो जमींदार अपने कुछ ज़्यादा ही दबदबा बनाने लगे थे किसानों पर। तो किसानों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया जमींदारों के खिलाफ। ठीक है, इसमें कानू संथाल, मजूमदार और कन्हई चटर्जी इसके मतलब मेन लीडर रहे थे। ठीक है, नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे कम विकसित पूर्वी भारत के राज्यों में फैल गया। ठीक है, अब नक्सलवाद आतंकवाद ऐसे ही कम विकसित क्षेत्रों में ही फैलते हैं, जैसे कि वहाँ के लोग अशिक्षित रहते हैं, वहाँ पे गरीबी रहती है और वहाँ के लोगों को आसानी से बहलाया फुसलाया भी जा सकता है आसानी से। तो माओवादी साम्यवाद का एक रूप है जो माओ से तुंग यानी चीन, ये चीन के एक दार्शनिक थे। ठीक है, माओ ने इसका प्रतिपादन किया किसका? माओवादी ठीक है, सिद्धांत का। तो बात करते हैं कि इसका क्या कारण है कि माओ यानी कि नक्सलवादी डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है दिन प्रतिदिन। तो बात करते हैं आदिवासी असंतोष। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उपयोग आदिवासियों को लक्षित करने के लिए किया गया है। मतलब कि जंगल बचाओ अभियान में जो लोग जंगलों में रह रहे थे उनको वहाँ से निकाल कर किसी अलग जगह पे शिफ्ट किया गया, क्योंकि वो वहीं पे रहते थे। तो उनका खाना पीना और लकड़ी की कटाई सब जंगल से ही करते थे, जंगलों की कटाई करते थे और पशुओं की भी हत्या कर देते थे। तो जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया और उनको दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया गया। लेकिन हाँ, सरकार ने भी ये गलती की कि उनको जिस स्थान पे शिफ्ट किया गया वहाँ उनको कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, मतलब उनको अच्छे से सुविधाएं नहीं प्रदान की गई, आवास, रहना, खाना और स्वास्थ्य की देखभाल नहीं की गई, जिससे उन लोगों में असंतोष फैल गया। और सपोज दैट 4-6 लोग वहाँ आसपास के नक्सलवादी रहे होंगे, उन्होंने उनको बड़ा फुसला लिया कि चलो हमारे साथ चलो, हम तुमको सब कुछ देंगे, ये सरकार तुम्हें क्या दे रही है, तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया। और तरह तरह के मनगढ़ंत कहानी बनाकर उन लोगों को भी अपने साथ मिला लेते थे।
इस तरह जो तो नक्सलवादियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और इनका जो काम रहता है सरकार के हमेशा खिलाफ ही काम रहता है, ठीक है। और इनको जो तो गोला बारूद जो तो मिलता रहता है। देश की सामाजिक आर्थिक प्रणाली में ये अंतराल खतरा है, मतलब ये देश की जड़ को खोखला करने वाले ये माओवादी ये नक्सलवादी होते हैं। क्योंकि बाहर के दुश्मनों से लड़ना तो ठीक है, अलग घर के दुश्मनों से लड़ना ये थोड़ा जो होता है कठिन हो जाता है। और भारत जो होता है इन्हीं सब चीज़ों से इस समय गुजर रहा है, जो कि भारत के विकास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब यहाँ पे कुछ पहल की गई हुई है, ठीक है। मतलब इन नक्सलवादियों से लड़ने के लिए सरकार ने कौन कौन सी पहल चलाई, तो ग्रे हाउंड है, इसे वर्ष 1989 में एक विशिष्ट नक्सल विरोधी शक्ति के रूप में अपनाया गया था। ऑपरेशन ग्रीन हंट ये 2009-10 में शुरू किया गया, ठीक है। LWE मोबाइल टावर परियोजना हो गया, ठीक है। मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 2014 में सरकार ने LWE प्रभावित राज्यों में मोबाइल टावर की स्थापना को मंजूरी दी, ठीक है। अन्य जो एक मेन है समाधान हो गया, समाधान का मतलब आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो दूसरा टॉपिक है हमारा पेगासस स्पाईवेयर, ठीक है। तो ये तो बहुत दिनों से चर्चा में आ रहा है पेगासस स्पाईवेयर। इसमें तरह तरह के आर्टिकल्स निकल रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसमें मेन मुद्दा बता दे रहा हूँ पेगासस स्पाईवेयर जो है वायरस के बारे में, पेगासस स्पाईवेयर मालवेयर के बारे में। क्योंकि इसके और जो करंट इश्यूज निकल के आते हैं वो आप न्यूज़पेपर में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी का बता दूंगा तो कुछ टाइम बाद कोई दूसरा निकलेगा, ठीक है। तो उसके बाद भी आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद भी कोई दूसरा निकल आएगा। तो मैं मेन मुद्दे को बता देता हूं कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो बता दूं पेगासस स्पाईवेयर को, यह सॉफ्टवेयर लोगों के उपकरण में अर्थात उनके फ़ोन हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, उनके जो है तो जरिया उनके बिना जानकारी के उनके फ़ोन में पहुंच जाता है, ठीक है। यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे इजराइल के NSO ग्रुप ने बनाया है, ठीक है। यह सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत एक मालवेयर है। इसका निर्माण जो है 2010 में किया गया, ठीक है। इसका प्रारंभिक संस्करण जो है स्फीयर फिशिंग कहे जाने वाले फ़ोनों को संक्रमित करता है। पहले यह किसी टेक्स्ट हो गया या SMS हो गया या ईमेल के माध्यम से किसी फ़ोन में पहुंचता था और उसके टेस्ट करने पर जो है तो वायरस उसमें एक्टिव हो मतलब ये जो तो मालवेयर उसमें एक्टिव हो जाता था। लेकिन अब ये जो तो नो टच सिस्टम पे जो तो काम करने लगा है, जीरो क्लिक पर, ठीक है। जीरो क्लिक सिस्टम पे काम करने लगा है, मतलब कि ये आपके फ़ोन में पहुंच जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपके फ़ोन में पहुंचा और आपके फ़ोन में ये काम करने लगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपके फ़ोन में डिलीट भी हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब ये जीरो क्लिक अटैक सिस्टम पे काम करने लगा है। अब इसका जो है टारगेट देख लेते हैं, इसका लक्ष्य क्या है। और हाँ, मेन काम ये कि मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की जासूसी करानी है इस स्पाईवेयर के माध्यम से तो 5 करोड़ रुपए जो है तो लगते हैं, इसके माध्यम से किसी की जासूसी कराने के लिए। तो इसके लक्ष्य, इसके टारगेट्स कौन कौन है, इस वायरस के जो है तो टारगेट्स में कौन कौन है, तो दुनिया भर के जो है तो मानवाधिकार कार्यकर्ता हो गए, पत्रकार हो गए, वकील हो गए और जो है तो नेता हो गए। ये जो है तो इसके जो है तो टारगेट्स हैं, मतलब पेगासस स्पाईवेयर के टारगेट्स हैं। तो हमने देख लिया कि इसे इजराइल की NSO ग्रुप ने बनाया है। एक व्यक्ति की जासूसी करने में 5 करोड़ रुपए लगते हैं, ठीक है। अब ये जीरो क्लिक अटैक पे काम करता है, यह एक तरह का मालवेयर है। तो बात कर लेते हैं कि साइबर हमलों कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। साइबर हमलों के प्रकार देख लेते हैं। तो पहले होगा मालवेयर, जैसे कि ये मैंने भी पढ़ाया, ठीक है। मालवेयर के बारे में देख लेते हैं। ये एक एकल कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वार्मवेयर, ठीक है। ये जो तो एक प्रकार की ये जो तो मालवेयर के जो तो टाइप्स हैं, कौन कौन से हो गया, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर यानी कि स्पाईवेयर जो पेगासस स्पाईवेयर हो गया। अब दूसरा बात करते हैं फिशिंग की। तो भ्रामक ईमेल और वेबसाइटों का उपयोग करके व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करता है। फिशिंग मतलब होता है, फिशिंग मतलब फंसाना, जैसे मछली फंस जाती है जाल में, उसको भी भ्रम रहता है कि चारा है लेकिन वो फंस जाती है जाल में, कांटे में। इसी तरह फिशिंग भी है, मतलब तरह तरह के लुभाने वाले ईमेल्स आएंगे, मतलब कि आपको जो है तो करोड़ों रुपए मिलेंगे बस एक जीरो क्लिक पर, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको जो है तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। इस तरह क्लिक कर देने पर जो है तो फिशिंग जो होता है आपके फ़ोन में काम पर वायरस भेज देता था।
ठीक है, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, मशीन या नेटवर्क को बंद करने के लिए होता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। दोस्तों मैं ये कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप रफ पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि आप इसमें जो तो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ तो आप उसको नोट करते जाइए, और जब भी आप सुनते भी जाते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर नोट करते जाएंगे तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही होगा। तो अगला टॉपिक है हमारा भारत में भूजल संकट, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है क्राइसिस। ये भी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जो है ये जो है 2-3 तरह से हमारे सिलेबस से जो है तो रिलेट करता है। एक जीएस पेपर 300 हो गया, पर्यावरण प्रदूषण, और जो है एक रिसोर्सेस से भी हो गया, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि खबरों में क्यों है। तो जो तो नई शोधों से पता चला है कि भारत में सबसे बड़ा भूजल संकट जो है तो आने वाला है, ठीक है, और जो है तो भारत में कुछ भागों में संकट फैल भी गया है। अब बात कर लेते हैं भूजल की। भूजल वह पानी है जो मिट्टी, चट्टानों आदि से रिस कर भूमि के अंदर जमा हो जाता है, ठीक है। जैसे ट्यूबवेल हम कराते हैं तो जो तो पानी कहाँ से आता है, वह नीचे से आता है, जो है तो भूमि के अंदर जो है तो कुछ कुछ कमरे जैसे, बड़े बड़े कमरे जैसे कुछ कुछ गड्ढे रहते हैं, जिनमें जो अगल बगल की चट्टानों से, मिट्टियों से पानी रिस कर उन जो तो खाली कोटरों में जमा होता है, और जो तो हम बोर से, ट्यूबवेल से, उससे जो तो पानी का उपयोग करते हैं निकाल कर, ठीक है। लेकिन वो पानी कभी ना कभी तो कम होगा, ये तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो हमेशा जो है तो बना रहेगा, कभी ना कभी कम होगा। और बहुत ज़्यादा शहरों के पानी कम हो भी गए हैं ग्राउंड लेवल के, और वहाँ जो है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। कभी कभी न्यूज़ चैनलों में दिखाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और जो तो जिन चट्टानों में पानी जमा हो जाता है और उनसे भी रिस कर जो है तो इन कोटरों में जमा होता है, इन कमरों में जमा होता है, उन चट्टानों को क्या कहते हैं? उन चट्टानों को एक्वा फर्श चट्टान कहते हैं। एक्वा मतलब पानी, और फर्श मतलब जो तो फर्श मतलब समझ रहे हैं, फर्श मतलब एक्वा फर्श कहते हैं, ठीक है। और बजरी वाला पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चूने का पत्थर हो गया, इन सब में जो तो पानी, ये सब चट्टानें जो तो पानी सोख लेती हैं, और बाद में इन्हीं से रिस कर जो है तो पानी जो होते हैं भूजल का निर्माण करता है। अब आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि हमारे मेंस में आंकड़े बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। भले हम ये सब इबारत लिखे या ना लिखे, लेकिन आंकड़े लिख दिए तो हमें पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो भूजल रिपोर्ट में कहा गया कि भारत जो तो भूजल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश है। ये तो सब, हालांकि सभी देशों में भूजल का उपयोग होता है, लेकिन भारत में अब यूनेस्को की रिपोर्ट है तो माननी ही पड़ेगी, ठीक है। चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, इन समस्त देश, एशिया के जितने भी देश हैं, इन सब में भारत जो है तो सबसे ज़्यादा पानी, भूजल का उपयोग करता है, ठीक है। अब थिंक टैंक की रिपोर्ट देख लेते हैं कि इन नई रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 तक, ठीक है, 2020 तक जो है तो 21 शहर, भारत के 21 शहरों से पानी, भूजल स्तर जो है तो बिल्कुल भी गायब हो जाएगा। 21 शहरों से भारत का 70% जल प्रदूषित है, और 75% घरों में पीने का पानी नहीं है। ऐसा जो तो इसमें जो तो रिपोर्ट बताई गई है, ठीक है। अब इसमें जो तुम आपको कुछ नई रिपोर्ट बता देते हैं, ठीक है, नई रिपोर्ट्स बता देते हैं कि जैसे कि 2030 तक देश की पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी की जो है तो गंभीर कमी, और देश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का लगभग 6% का नुकसान। यह तो बहुत चिंताजनक बात है। और महत्व की बात कर लेते हैं, इसमें महत्व क्या है। भूजल 26 करोड़ से अधिक किसानों और खेतिहर मजदूर की आजीविका का समर्थन कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ भी पानी जो है तो भूजल से ही आता है, ट्यूबवेल है हमारे घर में। भूजल भारत में सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों में से एक है, जो सभी सिंचाई जल का 63% और ग्रामीण और शहरी घरेलू जल आपूर्ति का 80% से अधिक है। देखिए, ये आप जो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो तो पॉइंट्स ये जो तो आंकड़े हैं ना, तो हमारे मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कमी का कारण देख लेते हैं कि आखिर जो तो कमी क्यों हो रही है भूजल की। एक तो हो गया बारिश, हालांकि बारिश इस टाइम पे अच्छी हो रही है, लेकिन बारिश अच्छी होने से मतलब नहीं, हम पानी को बचा नहीं पा रहे हैं। वो बह के पूरे नदियों में चला जा रहा है, और नदियों से सीधे समुद्र में मिल जा रहा है। तो पानी का रोकना, जिससे रुकेगा पानी तभी वो रिस कर जमीन के अंदर जाएगा और भूजल का निर्माण करेगा। तो पानी रुक नहीं रहा है, मेन बात ये है, ठीक है। तो घरेलू, औद्योगिक और कृषि जरूरतों के लिए पानी की बढ़ती मांग और सीमित सतही जल संसाधनों के कारण भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है,
ठीक है, हाँ समझ गए। कठोर चट्टानी भूभाग के कारण सीमित भंडारण सुविधाएं हैं, साथ ही वर्षा की कमी के अतिरिक्त नुकसान विशेष रूप से मध्य भारतीय राज्यों में है। जैसे हम बात कर लेते हैं बिहार की, तो बिहार के आधे भाग में जो तो सूखा पड़ा रहता है और आधा भाग उसका जो है तो बाढ़ से पीड़ित रहता है ना, सूखा रहता है, आधा बाढ़ से पीड़ित रहता है। तो सरकार कुछ ऐसा काम करके जो बाढ़ वाला पानी है उस सूखे क्षेत्र में जो तो प्रवाहित कर दे, तो सूखा वाला क्षेत्र भी जो है तो हरियाली युक्त हो जाए, और जो बाढ़ का पानी है जो बाढ़ वाले क्षेत्र में भी जो है तो इतना परेशान ना करे। तो ठीक हो गया, सरकार को इतना ध्यान देना चाहिए। अब देख लेते हैं, हरित क्रांति ने सूखा प्रवण यानी पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की गहन फसलों को उगाने में सक्षम बनाया है, जिससे भूजल की अधिक निकासी हुई है। ठीक है, जहाँ जो है तो पानी की कमी के कारण जिसके जहाँ तालाब नहीं थे, नदियाँ नहीं थी, तो वहाँ जो है तो धान की पैदावार नहीं करते थे, क्योंकि धान में अधिक पानी लगता है। तो हरित क्रांति जब आई तो उसमें जो है तो ट्यूबवेलों का जो है तो निर्माण करवाया, और जो गांव में घर घर में अब ट्यूबवेल होते गए, उससे पानी निकलता गया, भूजल का दोहन होता गया और भूजल की कमी होती गई। तो ये सब जो है तो कारण मतलब कि महत्व है और प्रभाव भी है। ठीक है, प्रभाव की बात कर लेते हैं। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पे, देखिए एकदम लास्ट में चला गया हमारा भारत। ठीक है, प्रदूषित पानी के कारण हर साल आश्चर्यजनक रूप से 2 करोड़ 2 लाख लोग मारे जाते हैं। सूखे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि गंभीर समस्या है। इसका समाधान देख लेते हैं। गंभीर और अंधेरे क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में भूजल तक पहुंच में कटौती करने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए। गंभीर और अंधेरे क्षेत्र मतलब कि जहां जो है तो भूजल अत्यंत कम है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज जो तो यूपीएससी में ऐसे ही रहता है। आपको जो तो कभी कभी आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ठीक है, जिससे आपकी समझ में आ जाए। इसके अतिदोहन को रोकने के लिए पानी को निजी संपत्ति के बजाय सामान्य संसाधन के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई भी नीति बनाने से पहले अनुसंधान और वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भूजल संरक्षण, वाटर ग्राउंड लेवल वाटर क्राइसिस हो गया। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो दूसरा टॉपिक है हमारा एमजी नरेगा की। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल दूसरा टॉपिक है हमारा एमजी नरेगा की। तो ये हमारे जीएस पेपर 2 के सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप से जो है संबंधित है ये। ठीक है, मनरेगा योजना के बारे में ठीक है देख लेते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों से एक है। मतलब कि ये जो है तो अगर आप एमजी नरेगा को अपनाते हैं तो ये जो है तो आपको 100% यकीन दिलाता है कि वो आपको काम देगा ही देगा 1 साल में। ठीक है, तो इसका जो तो चर्चा में क्यों है, इस चर्चा में इसलिए है कि एमजी नरेगा की जो तिजोरी है वो खाली हो चुकी है। ठीक है, इससे बहुत से राज्य होते रेड लिस्ट में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो लॉकडाउन के दौरान जो होते एमजी नरेगा स्कीम ने 1.11 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिससे जो होते 11 करोड़ मजदूरों को सहायता भी मिली। किंतु 2021-22 की बात करें, मतलब अभी वर्तमान की 21 और 22 की, लॉकडाउन कब लगा था? 19-20 में लगा था। ठीक है, तो हम बात करें 21-22 में, तो यह बजट जो है 73,000 करोड़ का पेश किया गया, फिर से 73,000 करोड़। लेकिन खर्च कितना हो गया? लगभग 80,000 करोड़ का खर्च हो गया। जब जो है तो 73,000 पेश किया गया और 80,000 खर्च हुआ, तो बीच में जो डिफरेंस है उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, तो इसी सब चक्कर में जो है तो एमजी नरेगा का जो है तो वो कोष है, उसका पॉकेट, उसका वॉलेट जो है वो खाली हो गया। और जो तो जो कई राज्य जो है तो जैसे कि लद्दाख, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना हो गया, बिहार, असम, ये जो होता है रेड लिस्ट में आ गए हैं। ठीक है, तो ये तो मेन टॉपिक था जो हमने आपको बता दिया। अब धीरे धीरे हम बता देते हैं एमजी नरेगा के बारे में। तो किसी भी इसका उद्देश्य क्या है एमजी नरेगा की? किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना। आप उन सभी लाइनों को छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रख लीजिए कि 1 साल में मतलब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो है उन्हें कम से कम 100 दिन का रोजगार देने का वादा करता है एमजी नरेगा। ठीक है, काम करने का कानूनी अधिकार। पहले रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत अधिनियम का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से पुरानी गरीबी के कारणों को संबोधित करना है।
लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है, महिलाओं को भी बहुत ध्यान में दिया है। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए, ठीक है। मांग और संचालित योजना इसकी चलती कैसी है? मनरेगा के डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसकी कानूनी रूप से समर्थित गारंटी है कि किसी भी ग्रामीण वयस्क को इसकी मांग के 15 दिन के भीतर से काम मिलेगा। अगर नहीं मिला तो फिर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा चौथा टॉपिक। तो बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। जैसे दिल्ली में अभी स्मोक टावर लगाया गया है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली यानी इसका सफर जो होता है इसका फुल फॉर्म है, मतलब सफर का फुल फॉर्म क्या है? वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पूछेगा सफर किसके तहत आती है, किस मंत्रालय के तहत आती है, इसे किसने चालू किया है? तो क्या बताएंगे? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो एक महानगरीय शहर की वायु गुणवत्ता को मापने के लिए समग्र प्रदूषण स्तर और स्थान विशिष्ट वायु गुणवत्ता को मापने के लिए शुरू की गई है, ठीक है। यह प्रणाली भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, पुणे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है तो स्वदेशी है, भारत में ही बनी है, ठीक है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संचालित है, IMD, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा संचालित है। इसमें एक विशाल असली रंग का LED डिस्प्ले है जो 24/7 आधार पर रंग कोडिंग करता है, ठीक है, साथ समय वायु गुणवत्ता सूचकांक देता है। परियोजना का अंतिम उद्देश्य अपने शहर में वायु गुणवत्ता के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता को बढ़ाना है ताकि उचित उपाय किया जाए एवं उसकी जो है तो कार्यवाही भी किया जाए। यह जनता को शिक्षित करके जागरूकता अभियान का आयोजन करता है। तो इसका सब चीज़ यही है कि जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो ये तो वायु को जो तो साफ करता है, ठीक है। इसमें बड़े बड़े पंखे लगे हैं स्टील के, तो और इसका जो है तो ये जो पंखे हैं वो शहर से प्रदूषित वायु को जो है तो साफ करते हैं। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है तो किन किन प्रदूषित वायु को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, मतलब किन किन प्रदूषकों को यह दूर करता है। तो इसमें हो गया ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, N2O और अमोनिया और लेड। तो ये हवाएं हैं, मतलब प्रदूषित हवाएं हैं जिनको साफ करने के लिए हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो काम कर रहा है, ठीक है। और जो है तो दिल्ली में जो है तो अभी इसका जो तो लगा हुआ सिस्टम पूरा का पूरा लगा हुआ है। नहीं, तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है तो इंडस रिवर डॉल्फिन, यानी सिंधु नदी में एक जो है तो पाई जाने वाली जो है तो डॉल्फिन मछली के बारे में। तो देख लेते हैं सिंधु नदी के डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका नाम है प्लेटानिस्टा गंगेटिका माइनर। इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? तो गंगा नदी में भी एक डॉल्फिन है, सिंधु नदी में भी। तो भारत की इंपॉर्टेंट नदी है गंगा, ठीक है। तो गंगा की डॉल्फिन थोड़ी ना माइनर होगी भाई, गंगा तो महान है, उसकी तो माइनर होगी ना, उसकी मेजर होगी। तो दूसरी हो गई मतलब सिंधु नदी की, तो उसको मान लेते हैं माइनर, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया प्लेटानिस्टा गंगेटिका माइनर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन के एक हालिया अध्ययन के अनुसार सिंधु और गंगा नदी डॉल्फिन एक नहीं बल्कि दो अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक है। वर्तमान में इन्हें प्लेटानिस्टा गंगेटिका के तहत दो उप प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। दोनों का नाम वैज्ञानिक नाम एक ही है, लेकिन जो है तो सिंधु वाली को माइनर जो है तो एक शब्द और जोड़ दिया गया है। अन्य मीठे पानी की डॉल्फिन जैसे गंगा नदी की डॉल्फिन हो गई की तरह सिंधु नदी डॉल्फिन के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, ठीक है। नदी के स्वास्थ्य का मतलब कि अगर नदी साफ है यानी कि उसमें प्रदूषित नहीं है, इसलिए जो है तो डॉल्फिन पाई गई है। भारतीय जल में पाई जाने वाली अन्य डॉल्फिनें भी शामिल है इसमें, जैसे गंगा नदी डॉल्फिन, इरावती डॉल्फिन। परिवेश की बात करते हैं।
वे केवल पाकिस्तान में सिंधु नदी के निचले हिस्से और पंजाब हो गया, भारत में सिंधु नदी की एक सहायक नदी ब्यास में पाई जाती हैं। वह पूछ देखेगा कि ये जो इंडस डॉल्फिन है ये भारत में किस नदी में पाई जाती है, तो क्या बताएंगे सिंधु नदी की सहायक नदी ब्यास में हो गया। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्यास जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो हो गया सिंधु नदी की। अब खतरे क्या क्या हैं इस जो है तो मछली के डॉल्फिन के, तो जैविक संसाधनों का उपयोग देख लेते हैं, ये टॉपिक है, मतलब ये पॉइंट है। मत्स्य पालन और जलीय संसाधनों का संचय हो गया, ठीक है। प्राकृतिक प्रणाली में संशोधन, बांध और जल प्रबंधन या उसका उपयोग हो गया, बांध बनाने लगे। प्रदूषण हो गया, घरेलू और शहरी अपशिष्ट जल है यार, ये बहुत गंदा चीज़ है, मतलब कि कोई भी प्रदूषण होगा वो सब नदी में छोड़ दिया जाता है। अभी हम बाहर की नदियाँ देख लेते हैं और भारत की नदियों की कंपेरिजन करते हैं तो भारत की नदियाँ हद से ज़्यादा प्रदूषित है, जबकि यहाँ नदियों को माँ माना जाता है। फिर भी तो अब इनको आप साफ कैसे कर सकते हैं, मतलब कि वो मछली को बचाने के संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, तो क्या क्या जो है तो IUCN जो हो गया जिसमें लुप्तप्राय जीव में डाल सकते हैं, ठीक है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन हो गया। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। उठाए गए कदम क्या है, मीठे पानी के डॉल्फिन की गणना का काम केंद्र सरकार की राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में किया जा रहा है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है तो वर्ष 2020 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित यह प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगा, जिससे बाघों की आबादी बढ़ाने में मदद मिली है, उसी तरह जो है तो डॉल्फिनों की आबादी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अगला टॉपिक है हमारा UAPA एक्ट, ठीक है। तो UAPA को 1967 में लागू किया गया था। इसे जो है 2004 और 2008 में आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया। अगस्त 2019 में संसद ने कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए UAPA बिल 2019 को मंजूरी दी। तो जो है तो ये UAPA जो है तो ये गैर कानूनी गतिविधियां व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से की गई थी, मतलब कि जो उनको मतलब कि वो करता है, इनको हानि पहुंचाता है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को, तो UAPA एक्ट के तहत उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें बिना कोई सूचना दिए हुए। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है कि कोई गतिविधि जो गैर कानूनी लगती है उसे वह राजपत्र के माध्यम से घोषित कर सकती है, ठीक है। इसकी अधिकतम सजा क्या है, इसकी मृत्युदंड हो सकती है या फिर आजीवन कारावास हो सकती है, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2016 एवं 2019 के मध्य, ठीक है, UAPA के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 4231 जो है केसेस दर्ज हुए, जिनमें से 112 मामले में अपराध सिद्ध हुआ, बाकी जो है तो ऐसे ही पुलिस लोग मतलब कि ऐसे ही गिरफ्तार हुए। बताओ 4200 लोगों में सिर्फ 11 मतलब सिर्फ 112 लोग जो है तो मुजरिम साबित हुए, बाकी सब बेकसूर हुए, लेकिन उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनको भी जो है तो प्रताड़ना हुई। UAPA के तहत लगातार आवेदन इंगित करता है कि भारत के अतीत में अन्य आतंकवाद विरोधी कानूनों जैसे पोटा हो गया, टाडा और विघटनकारी गतिविधियां की तरह इसका दुरुपयोग किया जाता है। UAPA से संबंधित मुद्दे, ठीक है। ये तो हो गया मतलब संयुयन के तहत क्या हो गया, इसको आप देख लीजिएगा कि आतंकवादी कृत्य मतलब आतंकवाद किसे कहते हैं, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। आपराधिक कृत्य में उपयोग किए गए साधन घातक होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि ऐसे कौन से मामले में जो तो UAPA जो तो काम करेगा, तो मतलब कि जहाँ पे यह कांड वांड हुआ है उसमें जो हथियार जो तो यूज किए गए वो घातक होने चाहिए। कृत्य के पीछे की मंशा समाज के लोगों में भय पैदा करना या किसी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कुछ करने या कुछ कहने से परहेज करने के लिए मजबूर करना ETC, ठीक है। उद्देश्य एक वैचारिक लक्ष्य को आगे बढ़ाना होना चाहिए। दूसरी ओर UAPA आतंकवादी गतिविधियों की व्यापक और अस्पष्ट परिभाषा प्रदान करता है, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट लगना, किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि भी शामिल है। ये जो अभी मैंने बताया कि मतलब जहाँ साधन घातक होने चाहिए, जहाँ कुछ कांड हो रहा है वहाँ पे जो हथियार प्रयोग किए गए वो नुकीले या तेज धारदार या फिर हिंसक होने चाहिए, घातक होने चाहिए, ठीक है।
या फिर जो गैंग मतलब आतंक मतलब कि जो कुछ काम कर रहा है, मतलब कि इस लोगों में भय पैदा करना हो गया। फिर समाज से मतलब सरकार से जो है तो किसी एक चीज़ की मांग करना जो तो लोगों के हित में ना हो, ये जो तो यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन के तहत ये आतंकवादी की परिभाषा है। लेकिन यूएपीए के अनुसार आतंकवाद की परिभाषा क्या है, मतलब कि अगर किसी से भी मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को चोट लग गई, ठीक है, या फिर मृत्यु हो गया या फिर थोड़ा सा भी उसको नुकसान हो गया तो आतंकवादी हो गया। ये हमारी यूएपीए का जो है परिभाषा है आतंकवादी शब्द को लेकर, ठीक है। जमानत से इनकार, यूएपीए के साथ बड़ी समस्या इसकी धारा 43D और इसमें भी 5 में निहित है। यदि पुलिस किसी व्यक्ति के लिए यूएपीए के अंतर्गत आरोप पत्र दायर करती है एवं यह जो है तो मानने के लिए उचित आधार है कि प्रथम दृष्टया आरोप सत्य है तो व्यक्ति को जमानत मिलना मुश्किल होता है, जबकि जमानत जो होता है स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा और गारंटी है। बिल्कुल जो है तो हमारे जो तो मौलिक अधिकार का जो तो हनन है हो रहा है। अब पेंडिंग मुकदमे देख लेते हैं। भारत में न्याय वितरण प्रणाली की स्थिति को देखते हुए लंबित मुकदमे की दर औसतन 95.5% है और यह भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह है कि हर साल 5% से कम मामलों में मुकदमा पूरा चलाया जाता है, जिस कारण आरोपियों को लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ता है। एक बार कोई यूएपीए के तहत कोई गिरफ्तार न हो जाए नहीं तो उसका भगवान ही मालिक है। स्टेट ओवर रीच, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इसमें धमकी देने की भावना या लोगों में आतंक का डर पैदा करने जैसा कोई भी कार्य शामिल है जो सरकार को इन कृत्यों के आधार पर किसी भी सामान्य नागरिक या कार्यकर्ता को आतंकवादी साबित करने के लिए असीमित शक्ति प्रदान करता है। यह राज्य प्राधिकरण को अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने की शक्ति देता है जिनके बारे में यह मानना है कि वे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। वाह, इस लाइन को मैं फिर से पढ़ता हूँ। यह राज्य प्राधिकरण को अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों को हिरासत लेने और गिरफ्तार करने की शक्ति देता है जिनके बारे में यह मानना है कि वे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। इस प्रकार राज्य खुद को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में अधिक अधिकार देता है। संघवाद के महत्व को कम आंकना, यह देखते हुए कि पुलिस भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। कुछ विशेषज्ञों को मानना है कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है क्योंकि यह आतंकवाद के मामले में राज्य पुलिस के अधिकार की उपेक्षा करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब फैसले का महत्व देख लेते हैं। आतंकवादी कृतियों का दायरा सीमित करना, ठीक है। अदालत के फैसले में कहा गया है कि चूंकि यूएपीए आतंकवादी अपराधों से निपटने के लिए है, इसलिए इसके अंतर्गत आरोप पत्र उन कृत्यों तक ही सीमित होना चाहिए जो आतंकवाद की व्यवहारिक समझ के भीतर उचित रूप से शामिल होते हैं। संवैधानिक स्वतंत्रता की पुष्टि, इस वर्ष की शुरुआत में भारत संघ बनाम के भारत संघ वर्सेज के नजीब 2021 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यूएपीए के तहत जमानत पर प्रतिबंध के बावजूद संवैधानिक अदालतें अभी भी इस आधार पर जमानत दे सकती हैं कि अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो ये 2 लाइन और है जिसे आप देख लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो हम अपने अगले टॉपिक के साथ साथ हम एनआईए को भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, मानव तस्करी। तो यूएन की परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर, धमकाकर या फिर बलपूर्वक उससे दोषपूर्ण या फिर किसी जबरन किसी काम को करवाना, उससे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ये जो तो मानव तस्करी की एक परिभाषा होती है, ठीक है। तो मानव तस्करी जो है तो क्यों होती है, इसका मेन कारण है कि जैसे कि उस शहर यानी उस एरिया में गरीबी हो गई और मानव की मांग हो गई क्योंकि उन्हें लेबर चाहिए, ठीक है। तो जो है तो औरत लेडीज हो गई, लड़कियां हो गई, इनको जो है तो बेच दिया जाता है महंगे दामों में, ठीक है। तो ये सब जो है तो मानव तस्करी के कारण हो गए, ठीक है। तो और हम बात कर लेते हैं कि इसी के साथ साथ जो है तो एनआईए की। तो एनआईए की बात करते हैं तो ये हमारा यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है और ये सरकारी नीति हस्तक्षेप एक सिलेबस है, ठीक है। तो एनआईए की जांच जो है तो 2008 में हुई, ठीक है। ये अपराधों की जांच और मुकदमा करने वाली, ठीक है, एक एजेंसी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है।
जो है कि भारत की संप्रभुता हो गई, अखंडता, सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करना जो है तो इसका मेन काम है। परमाणु और परमाणु सुविधाओं के खिलाफ, ठीक है, ये तो सब कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है तो नई दिल्ली में है और इसकी कुछ शाखाएं भी हैं, जैसे कि हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू। इसकी ज़रूरत क्यों है एनआईए की? तो आतंकवादी घटनाओं में जटिल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पाए जाते हैं और संगठित अपराध के साथ संभावित संबंध, उदाहरण के लिए हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा का प्रचलन आदि की देखरेख, उनको पकड़ना, उनको बंद करना जो है तो एनआईए के तहत आता है। एनआईए इसमें जो है तो अपना काम करती है, ठीक है। जैसे कि अभी मुंबई हमले के बाद जो है तो इसको बनाया गया है, ठीक है, ताज होटल में जो हमला हुआ था। एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 6 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मामलों को एनआईए को सौंपा गया है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा मामलों को एनआईए को सौंपा गया है, ये देख लीजिएगा। मामलों की जांच एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है, ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। इसमें जो तो अभी कुछ संशोधन हुए हैं एनआईए में, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। एनआईए संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने 2008 के मूल अधिनियम में संशोधन करते हुए पारित किया था। बिल जो है तो एनआईए को निम्नलिखित अतिरिक्त अपराधों की जांच करने की अनुमति देता है, कि मतलब कि और भी अपराधों की एनआईए जो है तो जांच कर सकता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी का भी मैंने बता दी, जाली मुद्रा, बैंक नोट से संबंधित अपराध हो गया, ठीक है, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री हो गया, ठीक है, साइबर आतंकवाद हो गया, विस्फोटक पदार्थ हो गया, ठीक है। एनआईए का क्षेत्र अधिकार देख लेते हैं। एनआईए के अधिकारों के पास पूरे भारत में ऐसे अपराधों की जांच के संबंध में अन्य पुलिस अधिकारियों के समान अधिकार है, ठीक है। एनआईए के अधिकारियों के पास अंतर्राष्ट्रीय संधियों, एनआईए मतलब जो हमारा फैमिली मैन्स में जो है तो हमारे मनोज वाजपेयी रहते हैं, वो एनआईए में ही रहते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार एनआईए को ऐसे मामलों की जो तो जांच करने का निर्देश दे सकती है जैसे कि भारत में अपराध किया गया हो, ठीक है। तो ये हमारा जो तो केंद्र सरकार यदि आवश्यक हो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर विशेष न्यायालय में एक अतिरिक्त न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है। विशेष न्यायालय जो है तो एनआईए के तहत एक विशेष न्यायालय भी होती है, ठीक है। अनुसूचित अपराधों के परीक्षण के लिए केंद्र सरकार एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 11 और 22 के तहत एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन करती है। संरचना जिसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेन बात हम बता देते हैं, इसका जो होता है हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी कुछ शाखाएं भी हैं। तो शाखाओं को आप देख लीजिए, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू। मतलब कि इनके जो है तो इसको ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं पार्ट बाई पार्ट जो तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है और इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जो होता है मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, क्योंकि जो तो पूरे महीने का करंट अफेयर्स बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और मैंने बस कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जो तो आपके लिए रखे हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़े हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।